क्या आप मानते हैं ज्योतिष तुक्केबाजी है? किसी की तुक्केबाजी भी अगर उसकी ग्रह दशा अभी ऐसी चल रही है कि उसके मुंह से जो भी निकलेगा वो पूर्ण होगा। 2025 कहते हैं मंगल का साल है, और क्या बुरा होने वाला है? कि ये साल जो है मंगल का अंक है। ये साल जाते जाते तो अपनी तबाही तो करके जाएगा। क्लाउड बस्ट, इसके क्या कारण है? ये जो उत्तराखंड में हुआ, ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं यानी कि मून एंड मरकरी का आपस में इतना विस्फोटक योग अभी बना हुआ है, और भी अभी भारी तबाही हो सकती है। क्या भारत देश की कुंडली भी आपने बना के रखी? हमारा देश इस पृथ्वी के बाकी सभी देशों पे राज करेगा, ये ज्योतिषीय कैलकुलेशन। सीना मेरा फूल गया ये सुन के कि हमारा देश जो है बाकी के तमाम देशों पर राज करेगा। कोई ऐसी कुंडली देखी देखो, दो चार प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली से भी बड़ी कुंडली हो। परिवर्तन संसार का नियम है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी कुंडली में 100% शादी होगी राहुल गांधी की। शादी, मैं कहता हूँ उनके बच्चे भी। तो राहुल गांधी की पत्नी जो है इंडियन है या फॉरेनर है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दुनिया में बड़ी चीज है जिज्ञासा। दुनिया में बड़ी चीज है जानने की इच्छा। लेकिन सवाल यह है कि आपके सभी सवालों के सही जवाब कौन दे सकता है? इसके लिए बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन एक जवाब जो मेरे मन में है वो है ज्योतिष का। मेरे साथ ऐसे ही ज्योतिष आचार्य कुणाल जी आज जुड़े हुए हैं, जो इस तरह के कई सवालों के जवाब लगातार देते आए हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने एक पॉलिटिकल मसले पर इतनी बड़ी बात की। आचार्य कुणाल जी, आचार्य जी, आपका मेरे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप आज? मैं बहुत अच्छा हूँ। और क्या चल रहा है नया? बताइए, क्या बताने जा रहे हैं? क्योंकि मैं कई सारे ज्योतिषियों के पॉडकास्ट करता हूं, तो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि ये तो सब तुक्काबाजी है। क्या आप मानते हैं ज्योतिष तुक्केबाजी है? देखिए, जो अज्ञानता को यूज करे वो तुक्केबाजी हो सकती है। जो बिना इसको स्टडी करे कुछ भी अगर बोल देता है, पर किसी की तुक्केबाजी भी अगर सटीक बैठती है तो ये भी एस्ट्रोलॉजी में लिखा गया है कि उसका समय अंतराल ऐसा चल रहा है, उसकी ग्रह दशा अभी ऐसी चल रही है कि उसके मुंह से जो भी निकलेगा वो पूर्ण होगा। ये भी ज्योतिष कहता है? तो कुछ भी तुक्काबाजी नहीं है। आपको नहीं लगता कुछ भी? सब कुछ लिखा गया है। सब कुछ लिखा गया। हाँ, कोई पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है वो बात अलग है। चाहे मैं पढ़ पा रहा हूं या नहीं पढ़ पा रहा हूं, मेरे को उतनी नॉलेज है या नहीं है, पर ज्योतिष भ्रांति नहीं है। ज्योतिष हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे भृगु ऋषि का, पराशर ऋषि का, वेद व्यास जी का एक अद्भुत ऐसा ग्रंथ, ऐसा शास्त्र है जिससे हम अपने जीवन में आने वाले समय को समझ करके अपना मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। और कहा भी गया है ज्योतिष में ग्रंथों को, जो हमारे वेद हैं, वेद की आंखें ज्योतिष को ही तो बताया गया है। तो ज्योतिष की वैल्यू अपने आप में बहुत बड़ी है। आज करने वाले लोग जरूर गलत हो सकते हैं कि ऐसे ही तुक्का मार दिया, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ज्योतिष के ऊपर उंगलियां भी, कई बार मैंने भी देखा है कि ज्योतिष पर उंगलियां उठी हैं, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि ज्योतिष में कोई कमी है। ज्योतिष क्या एक गणितीय विज्ञान है? क्या ज्योतिष एक विज्ञान है? आप कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिष कोई विज्ञान नहीं, इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। क्या ज्योतिष के पीछे साइंस है? देखो, 100% ज्योतिष के पीछे साइंस है। वो ऐसे लोग कभी हमारे सामने बैठेंगे तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कि उनको समझा पाऊं। जैसे कि हर एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उस जन्म के समय उसका एक राशिफल है, उसकी दशा है कि कितने महादशा बैलेंस लेकर के वो, जैसे बच्चा सपोज स्वाति नक्षत्र में तीसरे चरण में पैदा हुआ है। अब ये स्वाति नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र है। राहु का नक्षत्र का चौथा चरण, तीसरा चरण। तो तीसरा चरण यानी कि अभी इसके ऊपर 8-9 साल की, 7 साल की महादशा बैलेंस है। यानी कि जो टोटल राहु की दशा 18 साल होती है, वो अब इसके ऊपर इसकी बैलेंस दशा बची है। इसके जन्म से पहले 9 साल निकल चुकी है, क्योंकि ये स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्मा है। तो ये कैलकुलेशन ही तो है। कैलकुलेशन करके ही तो हम निकाल पा रहे हैं कि अभी इसके ऊपर कितनी दशा बैलेंस है। और आज मैं क्या, दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर जब आपकी बर्थ चार्ट को, बर्थ डिटेल को डालता है तो महादशा निकल के आ जाती है। या हम पंचांग के आधार पर अगर आपका चार्ट बनाना चाहें, दशा निकालना चाहें, तो जो मैं निकालूंगा
दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर वही निकालेगा, वो दशा और वो चार्ट आपका कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ये कैलकुलेशन ही तो है। बिल्कुल आपने कहा ये कैलकुलेशन है, और मैं भी ये मानता हूँ कि ज्योतिष गणित है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को बकायदा हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में, कई ऐसी पढ़ाई यूनिवर्सिटीज है, आज पढ़ाया जाता भारतीय है। विद्या भवन में इसकी बकायदा आचार्य की डिग्री मिलती है। मेरी खुद धर्म पत्नी ने वैसे तो उसने अलंकार 2011-12 में किया था, लेकिन अभी उसने दोबारा, क्योंकि बेबी हो गए, उसके बाद लाइफ ऐसी ट्रैवल चलती रही, तो उसने अभी आचार्य जो है वो 21-22 में कंप्लीट किया है। फिर उसने उसके बाद पीएचडी की। अब जाकर के जब उसने प्रॉपर डिग्री, प्रॉपर इसको स्टडी कर लिया, अब वो बीमारी जैसे कैंसर हो गया, जैसे किडनी हो गई, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, शुगर की प्रॉब्लम, लंबी चलने वाली बीमारियां हो गई, इन पे वो स्टडी कर रही है। तो देखा जाए तो पूरा साइंस है, पूरा मैथमेटिक्स है ये। और आपने जैसे कहा, आप कितना पढ़ते हैं या आप कितना स्टडी करते हैं, मैं अपने विषयों पर जाऊं, आपसे कुछ पॉइंटेड सवाल पूछूं, आप कितना जी पढ़ते हैं, आप कितना स्टडी करते हैं, और किस आधार पर आप अपनी गणना है उनकी तैयारी करते हैं? देखिए, अभी तक तो पिछले काफी 15-20 साल, मुझे एस्ट्रोलॉजी लाइन में करीबन 26-27 साल हो गए। तो पहले जो 10 साल थे ज्योतिष को मैंने भी ये समझने में लगाए कि ये कितना काम करता है, ये काम करता भी है कि नहीं, या ये काम कैसे करता है। तो जब ज्योतिष पर मुझे खुद विश्वास हुआ, तभी मैंने इसको एज ए प्रोफेशन या एज ए लोगों को गाइडेंस देने के लिए इसको यूज किया। तो 10 साल तो मैंने पहले खुद समझा कि मैं भी उन्हीं लोगों में खड़ा हूं जो ज्योतिष के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। लेकिन जब उस तरफ से मैं इधर आया, तो मुझे पता चला कि ज्योतिष के बिना कई बार हम जीरो रह जाते हैं। आज मैं बहुत सारे लोगों की कुंडलियां देखता हूं, वो 60 साल की एज में, 70 साल की एज में मुझे मिलते हैं, और उनकी कुंडलियों में मैं जब योग देखता हूं तो मुझे कितना पछतावा होता है कि अगर ये व्यक्ति अपने 30 साल की एज में मिला होता, 30 साल की एज में जो आज इसको मैं ज्ञान दे रहा हूं, अगर ये 30 साल की एज में इसको ज्ञान दिया होता, तो आज ये हमारे भारत के 100 रिच लोगों में से एक होता। तो मुझे दुख होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि ज्योतिष पे मेरी इतनी कमांड हो गई, इतनी कैलकुलेशन, इतनी स्टडी हो गई कि आज ये बोल पाने में, मैं अपने से आपसे बात करने में, मैं ये कर पा रहा हूं कि ऐसा है। और अब पिछले कुछ सालों से मैंने देश विदेश और प्रकृति, इनके ऊपर भी स्टडी करना और इसके बारे में बोलना स्टार्ट किया है। बट अभी कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-4-5 सालों से। बट मैंने देखा है कि इसमें भी जितनी चीज़ें मैं पहले कैलकुलेट करता हूँ, समझता हूँ, 70-80% चीज़ें मुझे लगा है कि वो सटीक बैठती हैं। अब ये पहले कैलकुलेशन है अपनी, उसके बाद ही हम किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं। तो जब वो सटीक बैठती है, तो मैं आपको बता दूं कि उस क्लाइंट से भी ज़्यादा, उस व्यक्ति से भी ज़्यादा मुझे खुशी मिलती है कि हम जो चीज़ देख पा रहे हैं, जो बोल पा रहे हैं, वाकई वो हमारी कैलकुलेशन के आधार पर हो रहा है। अच्छा, मैं फिर एक चीज़ में, कि आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट को तो साइंस मानते हो कि नहीं मानते हो? जब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, किसी को कैंसर की सर्जरी, उसकी सर्जरी हो जाए, या उसकी कोई भी मेजर सर्जरी की, तो आपने कई बार डॉक्टर को कहते नहीं सुना कि आप सही समय पे ले आए, अगर कुछ लेट और हो जाता तो शायद इसको हम नहीं बचा पाते। ऐसा होता है कि नहीं? होता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं कि जी मैंने तो अपना काम कर दिया, अब सब भगवान के हाथ में। होता है। तो इसका मतलब साइंस भी इस बात को कई बार माना भी है और कई बार इससे हारा भी है कि मैंने तो अपना बेस्ट कर दिया, अब भगवान के हाथ में। अगर इसको सुबह तक होश आ गया तो ये बच जाएगा। जैसे किसी को सांप ने डस लिया, उसका जहर डॉक्टर ने उतार दिया, लेकिन अभी वो होश में नहीं आया, उसका जो बीपी है, उसकी जो पल्स है। पल्स रेट है, वो ठीक से नहीं चल रही है। तो अब डॉक्टर कहता है भाई अब भगवान के हाथ में है। तो फिर व्यक्ति किसके पास जाता है? भगवान के पास, भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान से भी कई बार जब वो पूजा पाठ करता रहता है ना, और उसको सफलता नहीं मिलती, उसकी विश पूरी नहीं होती, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है कि मैं ऐसे कौन से पाप कर्म को भोग रहा हूं, मुझे ऐसी कौन से कर्म की सजा मिल रही है जिसकी वजह से भगवान भी मेरी बातों को नहीं सुन रहा है। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर उसकी जन्म कुंडली को देख करके, उसका चार्ट को देख करके उसको ये बताता है कि तेरी जन्म कुंडली के 5th हाउस में ये प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम
का कारण था कि तूने पूर्व जन्म में ये पाप कर्म किए हैं, इसका प्रायश्चित करने के लिए तेरा जन्म हुआ है। ये प्रायश्चित पूरा हो जाएगा तो तेरे लिए काफी सारी चीजें तेरे जीवन में बेटर होती चली जाएंगी। कभी कभी छोटे छोटे से ऋण होते हैं, कभी कभी छोटे छोटे से पाप कर्म होते हैं, छोटे छोटे से दोष होते हैं, और उनकी वजह से हम अपनी करोड़ों की संपत्ति जो हमारी कुंडली के आधार पर हमें प्राप्त होनी चाहिए, हमारे भविष्य से हमें भविष्य में हमें मिलनी है, हम खो देते हैं। आपने सही बात कही। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य पूरी जिंदगी जिस चीज के लिए मेहनत करता है और जो कमाता है उसको भी खो देता है। इस तरह की भी परिस्थिति आती हैं। 2025, अब मैं आता हूं अपने मेन जी। संदर्भ पर। 2025 कहते हैं मंगल का साल है, और क्या बुरा होने वाला है, क्योंकि कुछ महीने तो अभी भी बाकी हैं। 3 मैं आपको बता दूं कि ये साल जाते जाते तो अपनी तबाही तो करके जाएगा। जैसा कि करीबन जनवरी में इस बारे में भी मैंने एक प्रेडिक्शन की थी। मैंने क्या, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन की थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा तो सभी समझते भी हैं कि ये साल जो है मंगल का अंक है। अब मंगल का जो नंबर है वो है 9 नंबर, और केतु का नंबर जो है वो है 7 नंबर। तो मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन को अंगारक योग कहते हैं, अंगारक दोष। ये दुनिया के सबसे डिजास्टर दोषों में से एक है। मंगल केतु बैठ जाएं या मंगल राहु बैठ जाएं एक साथ, इसको अंगारक दोष कहते हैं, विनाशक दोष है। मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? पृथ्वी को, धरती को। यानी कि धरती के ऊपर आने वाली जितनी भी आपदाएं हैं, कष्ट, परेशानी, विपत्तियां, मुसीबतें, ये कौन लाता है? केतु लाता है। ये भूस्खलन हो रहा है, बम विस्फोट हो रहे हैं, या सुनामी आ रही है, या आग जल रही है, या पहाड़ गिर रहे हैं, लोगों के घर ध्वस्त हो रहे हैं, तो ये मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन ही है। क्योंकि ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये डिजास्टर है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ, तो उस समय अगर आप देखोगे तो मंगल और केतु ये दोनों एक ही राशि में थे। मंगल और केतु एक ही राशि में थे। केतु अभी भी 5th नंबर में है। अब 5th नंबर किसका है? सूर्य का। तो सूर्य हमारे शरीर में हमारी आत्मा है, हमारा जीवन है। तो अभी केतु कहां पर इफेक्ट कर रहा है? हमारी आत्मा पर। यानी कि व्यक्ति के अंदर पेशेंस खत्म हो गया है, व्यक्ति की सोच अभी बहुत वीक हो गई है, व्यक्ति किसी के बारे में भी बुरा बोलने से, बुरा सोचने से बिल्कुल रुक नहीं रहा है। तो मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो अप्रैल, मई, जून, इसमें तो बहुत तबाही लेके आया ही। लेकिन अभी मंगल केतु से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। लेकिन ये साल फिर से मैं बता दूं कि टोटल अंक 9 नंबर, और लास्ट को 25, 5 और 2 7, 7 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है इसको अंगारक योग। यानी कि जाते जाते ऐसी और तबाही, जब जब जो वे होगा, जब जब जो रूप होगा, उस रूप में, उस वे में ये तबाही होंगी। जैसे अभी बारिश का समय आ गया है। अब बारिश जहां जहां पर हो रही है, पृथ्वी वीक हो रही है। यानी कि पृथ्वी से अंदर कुछ ऐसे डिजास्टर हो रहे हैं जो कि बिल्कुल भी शुभ नहीं है। जैसे अफगानिस्तान में भूकंप आया हाँ, हाल ही के जैसे दिनों में। भूकंप आया, अभी पीछे एक और भूकंप आया था, तो उसमें भी काफी डिजास्टर हुआ। और मैं अभी बता दूं, जैसे वैष्णो देवी, जैसे हिमाचल भूस्खलन में हुआ। भूस्खलन हुआ, उत्तराखंड में एक ही जगह पर 2 बार क्या नाम है, क्लाउड भूस्खलन बस्ट हुआ, क्लाउड बादल बस्ट हुआ, ब्लास्ट, क्लाउड ब्लास्ट हुआ। जी। तो उसका इम्पैक्ट पृथ्वी को झेलना पड़ नहीं, रहा मैं है। आपसे समझना चाहूंगा, क्लाउड बस्ट इसके क्या कारण है ज्योतिषीय गणना के अनुसार? पहले क्लाउड बस्ट आप समझाइए, उसके बाद मैं बारिश पर भी आऊंगा, क्योंकि इस बार पंजाब में जो बारिश हुई है 1988 से लेकर अभी तक ऐसी बारिश कभी नहीं हुई है, और वो तबाही लेकर आई है। खुद दिल्ली आधी डूबी हुई है, ऐसा लोग बता रहे हैं। यमुना का जो है जल स्तर बढ़ा हुआ है। सबसे पहले क्लाउड बस्ट से शुरुआत कीजिए, जो जी। उत्तराखंड में हुआ। जी, देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है लास्ट का जो 25 नंबर है। 25 नंबर में 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का। 5 नंबर है बुध का। चंद्रमा पानी है और बुध पैसा है। चंद्रमा पानी है और बुध पैसा है। अभी ब्लास्ट क्या हो रहा है? बादल ब्लास्ट हुआ। इस शरीर में 2/3 वाटर है। जी बिल्कुल, इस पृथ्वी पर भी 2/3 हिस्से में जो है पानी फैला हुआ है। बिल्कुल सही। अभी बादल से भी, या इस समय जो बारिश हो रही है, ये जो ब्लास्ट हो रहे हैं, यानी कि चंद्रमा और मरकरी का, मून एंड मरकरी का, हालांकि ये पिता पुत्र हैं, पर ये दोनों का
आपस में इतना विस्फोटक योग अभी बना हुआ है, जो कि अभी जहां जहां पर भी बारिश के आसार बने हुए हैं, वहां और भी अभी भारी तबाही हो सकती है। कोशिश करनी चाहिए कि अभी देखो, कभी कभी आपने सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। गेहूं से घुन नहीं निकलता तो वो पिसता ही है। तो ऐसे ही अभी इस प्रकृति आपदा में जो ये बादल बस्ट हो रहे हैं, ये यानी कि पानी का कहर जो है अपनी पूरी तबाही जहां जहां पर बारिश होने के आसार हैं वहां पर दिखाने वाला है। अब मरकरी पैसा, यानी कि किसी ने घर बनाया, किसी ने फार्म हाउस बनाया, किसी ने अपना घर लग्जरी बनाया, यानी कि पैसा कमाया और पैसे को इन्वेस्ट किया, उस पैसे की तबाही हो रही है। यानी कि एक मैंने व्यक्ति तस्वीरों में देखा एक फार्म एक हाउस बिल्कुल पूरी तरह टूट गया है। एक एनआरआई ने फार्म हाउस बनाया, मेरे ख्याल से गुरदासपुर के आसपास की कहीं की तस्वीर थी। वो फार्म हाउस पूरा का पूरा पानी बाहर ले ऐसा, गया। आपको अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये इस साल की जो कैलकुलेशन है, इतनी तबाही कई सालों में नहीं देखी होगी आपने, जो इस साल ये तबाही देखने को हमें मिल रही है। क्योंकि इस साल कोई कॉम्बिनेशन सपोर्टिव ही नहीं है। जैसे 2025 2025, अब 2025 ये टोटल अंक है 9, 9 नंबर है मंगल, मंगल यानी कि पृथ्वी। फिर लास्ट में आते हैं 25, 25 यानी कि 2 और 5 को जोड़ 7, 7 केतु, केतु यानी कि हमारी बॉडी पे भी जितने कष्ट हैं, सर्जरी हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सब केतु से देखी जाती हैं। उसके बाद 25 को अलग करते हैं 2 नंबर और 5 नंबर। 2 नंबर यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि पानी, पानी से तबाही बढ़ सकती है। 5 नंबर मरकरी, मरकरी यानी कि धन, कुमार हैं, धन के मालिक हैं। धन, लिक्विडिटी, कैश फ्लो, कैश जितना भी है वो सब बुध से देखा जाता है। तो शनि और सूर्य भी ऐसे ही हैं। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब मैं देखता हूं तो मैंने ये पाया है, अगर आज तक मैंने 1000 कुंडली देखी है, तो जिसकी जन्म कुंडली में भी शनि सूर्य एक साथ बैठ जाएं तो पिता की डेथ हो जाती है। 80 to 90% कुंडलियों में मैंने ये पाया है। और ये मेरी स्टडी समझ लो कि ऐसे कई ग्रहों के कॉम्बिनेशन को मैंने स्टडी करने की कोशिश करी, और उसका फल जब उस व्यक्ति से समझने की कोशिश की तो वो एग्जैक्ट पाया जो वो डिजास्टर प्रदान करता है। जैसे चंद्र और मंगल एक साथ बैठ जाए, महालक्ष्मी योग बनता है। ऐसा व्यक्ति जिस मर्जी काम में हाथ डाले पैसा ही पैसा ग्रोथ के रूप में मिलता है। जिसके चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठ जाए, इसको जैमिनी राजयोग कहते हैं। ऐसा व्यक्ति भी जिस व्यापार में चला जाए, जिसके साथ जुड़ जाए, लक्की होता है, पैसा जीवन में बहुत अपना साम्राज्य खड़ा कर लेता है। लेकिन जब चंद्रमा केतु बैठ जाएं, चंद्रमा राहु बैठ जाएं, चंडाल योग बनता है। मंगल केतु बैठ जाएं, अंगारक योग, जैसे अभी इस साल का अंक है अंगारक योग। मंगल यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी का विनाश हो रहा है, पृथ्वी पे लोगों का विनाश हो रहा है, पृथ्वी आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। पृथ्वी पर कितनी जगह पर बम फट रहे हैं, कितनी जगह पर सुनामी आ रही है, कितनी जगह भूस्खलन हो रहा है। तो ये पृथ्वी के ऊपर इफेक्ट कौन डाल रहा है? केतु। ठीक है। केतु भी जहां तक अपनी पावर डालेगा वो नुकसान देगा। और लास्ट में चंद्रमा और बुध का, यानी कि पानी के माध्यम से लोगों के पैसे का विनाश होना है। तो बाढ़ बारिश का भी यही कारण है। हाँ, 100% जो अभी इस साल की तबाही है वो अभी रुकी नहीं है। अभी जैसे ये सीजन खत्म होएगा बरसात का, बारिश के बाद क्या? बारिश के बाद अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अंतरदशा, सूक्ष्म अंतरदशा में कोई भी लूज पॉइंट है, लूज ग्रह की अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, तो आपके लिए बहुत सारी, ये साल जाते जाते मैं आपको बता दूं कि और भी विनाश अभी करके जाने वाला है। मैं आगे समझने के लिए आपसे जानना चाहूंगा, आपने अभी तो बनाया कि देश के अंदर क्या क्या हुआ है, क्या देश की भी कुंडली आप बनाते, क्या भारत देश की कुंडली भी आपने बना के रखी है? जी, बना के रखी। मैंने बना के नहीं रखी। हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे, उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उन्होंने उज्जैन के एक बहुत बड़े प्रख्यात विद्वान एस्ट्रोलॉजर थे, जिनको ये कुंडली निकालने के लिए बोला कि मैं भारत के संविधान पर कब साइन करूं, किस समय पर बनाऊं, ऐसी कुंडली बनाओ कि हमारा देश बहुत तरक्की करे। तब उन एस्ट्रोलॉजर ने, नाम पंडित है सूर्य नारायण व्यास, सूर्य नारायण व्यास पंडित जी उनका नाम है। तो उन्होंने रात को 12 बजे का समय सुझाया। उस समय कुंडली बन रही थी, उस कुंडली का लगन चार्ट, लगन है वृषभ लगन। इससे पावरफुल कोई लगन चार्ट नहीं होता। मेरी अपनी
25, 26, 27 सालों के अंतराल में मैंने जो पाया है, 1 नंबर से लेकर के जो 12 नंबर तक लगन है, उसमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग लगन चार्ट है वो वृषभ लगन को पाया है। और मैं ये भी बता दूं कि आप गूगल पे भी अगर सर्च करोगे, गॉड कृष्णा, कृष्ण भगवान का जन्म वृषभ लगन में हुआ है। रामचंद्र जी का जन्म कर्क लगन में हुआ है। महात्मा बुद्ध जी का जन्म कन्या लगन में हुआ है। नरसिंह भगवान ने वृश्चिक लगन में अवतार लिया। तो ऐसे ही जितने भी, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे भगवान हो, चाहे भगवानों के अंश हो, अगर धरती पर आए हैं तो अपना जीवन, अपना जीवन सीमा वो लेकर के आए हैं। उनका भी लगन चार्ट, उनकी भी ग्रह स्थिति सब कुछ बनी है। उनकी कुंडली में भी जो सुख और दुख जो उनके कुंडलियों के आधार पर लिखे गए हैं, उन्होंने जीवन में वो प्राप्त भी किए हैं। तो ऐसे ही भारत की जो कुंडली उन्होंने सुझाई, वृषभ लगन। वृषभ लगन में बहुत सारे ग्रह तीसरे घर में बैठे थे। उस समय देखो, ग्रहों को तो हम इधर उधर बिठा नहीं सकते। एक बेसिकली चार्ट, एक दिन में एक लगन कौन सा अच्छा होगा, उसमें कौन से ग्रह किस घर में, जैसे कि हर ग्रह हर भाव के लिए अच्छा नहीं है, हर ग्रह हर भाव के लिए खराब भी नहीं है। तो वृषभ लगन में सबसे ज्यादा ग्रह जो थे वो थर्ड हाउस में थे। थर्ड हाउस से हमारी भुजाएं देखी जाती हैं, हमारे देश की ताकत, प्रोटेक्शन देखी जाती है, पावर देखी जाती है, शक्ति, सामर्थ्य देखा जाता है। तो हमारे देश की जो कुंडली बनी, उसमें थर्ड हाउस में काफी सारे प्लैनेट चले गए। लगन में राहु, 7th हाउस में केतु चले गए। तो लगन में राहु, राजनीतिक दिमाग जो हमारे आज मोदी जी का है, उससे ऊपर मुझे लगता नहीं कि इनसे ऊपर आज के समय पे किसी भी वर्ल्ड के राजनेता में वो दिमाग होगा। ऐसे ही काफी सारे ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन है वो थर्ड हाउस में बने हुए हैं। तो ये ऐसा है कि एक समय आएगा, और वो समय दूर नहीं है, शायद 2050 तक हमें वो देखने को मिल जाए कि हमारा देश इस पृथ्वी के बाकी सभी देशों पे राज करेगा। ये ज्योतिषीय कैलकुलेशन है। चलिए, बहुत अच्छी आपने ज्योतिषी कैलकुलेशन बताई। मुझे तो गर्व ये गर्व मैं से सीना मेरा फूल गया ये सुन के कि हमारा देश जो है बाकी के तमाम देशों पर राज करेगा। लेकिन मैं जानना चाहता था, ऑपरेशन सिंदूर, हमने एक युद्ध लड़ा पाकिस्तान से, क्या युद्ध के चांसेस पाकिस्तान के साथ पूरे खत्म हो गए हैं या हमें अभी और भी सतर्कता करने की जरूरत है? पहलगाम जैसे एपिसोड्स और होंगे क्या? बम विस्फोट या फिर आतंकवादी घटनाएं और होंगी? इसके बारे में आपका कैलकुलेशन, या इसके बारे में, चूंकि हमने बताया मंगल का साल है 2025 का, तो इस तरह की संभावना से भी आप इनकार करेंगे या ये कहेंगे इस तरह की संभावना प्रबल है? देखिए, जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई का समय था, 28 जुलाई तक, वो तो बड़ा डिजास्टर था। उसमें तो जरा सी चिंगारी विनाशक बन सकती थी। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, वो एक कारण था। अभी भी ये जो योग है वो खत्म नहीं हुआ है, कि लेकिन ये कह सकते हैं कि जो 70-80% जो पावरफुल योग थे वो उसी पीरियड में बन रहे थे। उस पीरियड में ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि अगर मोदी जी के मन में थोड़ा सा और वृश्चिक लगन वाली पावर जागृत हो जाती, तो शायद पाकिस्तान इस पृथ्वी के नक्शे से ही हट जाता। ऐसे योग पाकिस्तान के लिए बने हुए थे, लेकिन शायद फिर ऐसा हो क्यों नहीं पाया? सलाहकार, मैं तो ये कहूंगा ऐसा हो जाना चाहिए था। हाँ, हो तो जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना कि इस पे मैं एक और चीज आपको बता दूं कि मुस्लिम्स और हिंदू, क्रिश्चियंस और सिख, बहुत सारे धर्म के लोग हैं। आप ये मानते हो कि ये पूरी जो दुनिया है ईश्वर ने निर्धारित की, ईश्वर ने बनाई है? अगर ईश्वर ने बनाई है तो वो मुस्लिम भी ईश्वर के ही बनाए हुए बाशिंदे होंगे। डिसाइड ऑन गॉड, डिसाइड ऑन ईश्वर, कि अगर ईश्वर ने हमें भी बनाया, उन्हें भी बनाया, तो ईश्वर हमारे हाथों उनको कभी मरने नहीं देंगे। फिर तो सिर्फ कुछ लोगों ने पैदा होकर के उनको यही तो एक अलग परिवार, आज हमारे परिवार कुटुंब में भी तो होते हैं कि जी ये इनका सरनेम ये है, इनका सरनेम ये है, इनका सरनेम ये है, ये कास्ट है। आज हम भी तो सनातन धर्म में भी तो बहुत सारी कास्टों में बटे हुए हैं। क्या हमारे बीच में लड़ाइयां नहीं होती? और वो लड़ाइयां कभी खत्म भी नहीं होती। छूत अछूत, छोटा बड़ा, ये सब चीजें चलती हैं। कास्टों में कुछ कास्ट ऐसी हैं कि नाम लेने पर भी अभी एफआईआर हो जाए,
तो ये लोगों ने निर्धारित किए, भगवान ने तो कोई कास्ट, भगवान ने तो मनुष्य बनाया और मनुष्य के अंदर 4 वर्ण बनाए, यानी कि जो 84 लाख योनियों में 4 लाख योनियां ईश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई। उनमें से 1 लाख वैश्य वर्ण, 1 लाख शूद्र वर्ण, 1 लाख क्षत्रिय वर्ण, 1 लाख ब्राह्मण वर्ण। तो इन वर्ण के अनुसार जन्म लेना है। अब उस वर्ण में भी लोगों ने अपनी कास्टें निर्धारित कर ली। फिर धर्म आ गए कि ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। मैं ऐसे मुस्लिम के लिए भी कहना चाहूंगा कि अगर ये पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है तो हम भी तो अल्लाह के ही बनाए हुए, हम या तो हम डिस्ट्रैक्ट हैं या वो डिस्ट्रैक्ट हैं। बट एक धरती पे जितनी भी लोग हैं या ये पूरा जो ब्रह्मांड है, किसी ना किसी शक्ति से तो संचालित है। तो संचालित अगर एक शक्ति से है तो उसके लिए सब बराबर है। उसके लिए हम लड़ रहे हैं, हम मर रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। पर ईश्वर तो ऑलरेडी कर्मों का आधार देकर के हमें इस दुनिया में भेज रहा है और अपने अपने कर्मों का प्रायश्चित करके इस धरती से मुक्त होकर आने की ड्यूटी हमें दी है। हम ही फंसे हुए हैं, ये मेरा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, मेरे बहन है, ये मेरी कास्ट के लोग हैं, ये मेरे धर्म के लोग हैं। हम फंसे हुए हैं। ईश्वर तो इससे बिल्कुल बहुत कोसों दूर है। ईश्वर तो मनुष्य को उसके कर्मों के आधार पर फल प्रदान कर रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है। आपने कर्म की बात करी, मैं आऊंगा। कर्म के आधार पर कई लोग जो है इस बात को भी डिस्प्यूट करते हैं, इस बात को भी करते हैं। मैं फटाफट अब अपने पॉलिटिकल सवालों की तरफ आता हूं क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज वो है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्या भारत और पाकिस्तान, मेरा मूल सवाल अभी अनुत्तरित है, हाँ। क्या इनके बीच कोई युद्ध की संभावना आप अभी अभी भी से और देखते हैं? संभावनाएं 80 to 90% हैं अभी। तो अभी इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि छोटी मोटा ऐसा कोई हादसा जब ये साल जाएगा, जाते जाते भी हो सकता है। जाते जाते भी हो सकता है, ये आप मानते हैं? हाँ। चलिए राजनीति की और तरफ खास आते हैं। तौर पर हमें नवंबर दिसंबर में थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता है। और ये साल निकल जाएगा तो फिर उसके बाद जो नया सवेरा, नए साल का नया सवेरा आएगा, वो अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत शक्ति लेकर के आएगा हमारे भारतवर्ष के लिए। नवंबर दिसंबर के लिए आप खास तौर पे क्यों बोल रहे हैं? क्या आपका कोई कैलकुलेशन है नवंबर दिसंबर हाँ, के लिए? नवंबर दिसंबर में देखिए सबसे बड़ी तो यही कैलकुलेशन है कि जब भी पाप ग्रह हमारे जीवन में आते हैं, बहुत कुछ देते हैं या बहुत कुछ लेते हैं, और जब जाते हैं तो बहुत कुछ देके जाते हैं या बहुत कुछ लेके जाते हैं। तो ये साल जो ये अंकों का खेल है, आपस में सारे जो अंक हैं ये एक दूसरे के शत्रु अंक हैं। तो जाते जाते ये बहुत विनाशक परिस्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि हमारे देश की जो जन्म कुंडली है वो है वृषभ लगन। वृषभ लगन को रूल करने वाला अगर कोई राजनेता होगा तो या तो वृषभ लगन वाला कोई होगा या वृश्चिक लगन वाला होगा, क्योंकि जब तक कोई पावरफुल कुंडली वाला व्यक्ति हमारे देश को रूल नहीं करेगा वो देश को संभाल नहीं सकता। तो ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन। अगर मैं इनकी कैटेगरी डिसाइड करूं तो सबसे टॉप लगन होता है वृषभ लगन, सेकंड नंबर पे आता है वृश्चिक लगन, थर्ड नंबर पे आता है कुंभ लगन, फोर्थ नंबर पे आता है सिंह लगन। सिंह लगन वाले जितने भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस आप देखते होंगे ना, ये सब सिंह लगन वाले लोग होते हैं। ज्यादातर मैनेजमेंट होता है, सूर्य से ये कुंडली जो है प्रशस्त होती है। तो ये जो हमारे देश के जो पीएम हैं, पीएम साहब हैं, इन्होंने इस कुंडली को, इस देश की कुंडली को, देश की शक्ति को, देश की पावर को बखूबी समझा और सही मायने में तो इन्होंने भारत को सही न्याय दिलाने का काम किया है। जो हमारे देश की शक्ति है, जो हमारे देश की ऊर्जा है, जो हमारे देश का गौरव है, अगर उस तक उसको सही न्याय दिलाने का किसी ने काम किया है, और वो सही बताऊं, वो नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते थे, क्योंकि उनकी कुंडली में ही अखंड साम्राज्य योग बना हुआ है और हमारे देश की जन्म कुंडली में भी अखंड साम्राज्य योग बना हुआ है। तो ये जो दोनों की कुंडली में अखंड साम्राज्य योग बना, एक दूसरे के साथ ये मैच हुआ है। तो इसका मतलब वो गद्दी से नहीं हटेंगे? गद्दी से तो अभी नहीं, मैं कहता हूं कि हमारे लिए भी बड़ा सौभाग्यशाली है ये बात कि हमारे देश को एक ऐसा राजा मिला जिसने देश के साथ न्याय दिलाने का काम किया। जैसे आज भी देखो हम किस किस पर गर्व करते हैं। सबसे पहले राजा विक्रमादित्य का जब नाम सुनते हैं तो उनकी बातें, उनके बारे में जब जानते हैं, समझते हैं, तो हमें गर्व, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमें गर्व होता है कि वो हमारे कभी राजा रहे हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, राजा अशोक, या महाराणा प्रताप, या छत्रपति महाराज शिवाजी, ऐसे
लोगों ने जो हमारे देश को प्रोटेक्ट किया, जो बचाया, तो आज हमारे देश के बहुत सारे लोग गौरवान्वित होते हैं, गर्व महसूस करते हैं और इस बात के लिए खुशी जाहिर करते हैं कि ये हमारे पूर्वज रहे हैं। तो ऐसे ही आज से 25-50-100 साल के बाद लोग नरेंद्र मोदी जी को बिल्कुल ऐसे ही याद करेंगे जैसे हम विक्रमादित्य जी को या महाराज जो अशोक जी को, चंद्रगुप्त मौर्य को, इनको याद करते हैं। इनको याद करते हैं। आपने अच्छी बात कही। लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद 75 साल बाद वो रिटायर हो जाएं या रिटायरमेंट के बारे में सोचें। देखो, ये किसने निर्धारित किया? ये बीजेपी का एक अनसेड रूल था कि 75 साल के बाद जो है तो रूल बनते भी है, ऐसी कोई चीज है जो बनी और बिगड़ नहीं सकती है? ऐसी कोई नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है जो नियम बनते ही इसलिए हैं कि समय आने पर उनको बिगाड़ा जा सके। आपने 2 किरदारों का नाम सुना होगा, भीष्म पितामह और कर्ण। भीष्म पितामह ने कुछ चीजें निर्धारित की थी, वर्ण व्यवस्था निर्धारित की थी। ये इस वर्ण के लोग हैं, ये रथ चलाएंगे, और ये क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, ये धनुष बाण उठाएंगे। कर्ण ने क्या किया? उस व्यवस्था के विरुद्ध वो खड़े हुए, और भले ही वो मर गए, लेकिन जाते जाते इस वर्ण व्यवस्था को वो सदा के लिए चेंज कर गए कि आज के समय हमारी फौज में कौन से वर्ण के लोग, शूद्र भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे और वैश्य भी होंगे। सारे वर्ण के लोग। सेना सबसे बड़ी सेक्युलर सेना है। हाँ, तो ये इसीलिए है क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था जो है, इसको खत्म करके कर्ण ने एक समान व्यवस्था संचालित की थी अपने। इसी के लिए तो पूरे जीवन भर लड़ते रहे। तो ऐसे ही कोई भी व्यवस्था अगर बनती है तो बिगड़ती भी है। ठीक है। तो हमारे देश के पीएम जी जब ये समय पूरा करेंगे, फिर एक व्यवस्था बनेगी जो शायद उनके जीवन के अंत समय तक संचालित रहेगी। मतलब वो तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? मैं तो कहता हूं ये बड़े सौभाग्य की बात है। इनसे ऊपर की कुंडली का कोई व्यक्ति जब आएगा, तभी वो इनसे इस सिंहासन को प्राप्त कर सकता है। क्या ऐसा कोई आदमी है? आपने कोई ऐसी कुंडली देखी? देखो, 2-4 प्रधानमंत्री मोदी की कुंडली से भी बड़ी कुंडली हो? हाँ, 2-4 कुंडलियां मैंने देखी हैं, लेकिन अभी शायद इस मंच पे नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे वो क्लाइंट भी हैं। तो बट अभी सांसद हैं और बड़ी पोजीशन पे ही हैं। बट समय जब आएगा तो वो भी बिल्कुल राज करेंगे, और उनको मैंने ये बात बोली भी है। तो मैं फिर बता दूं कि परिवर्तन संसार का नियम है, बट जब तक अभी उनकी ओरा, उनकी कुंडली में पावर है, उनकी कुंडली में महालक्ष्मी योग, चंद्रमा और मंगल दोनों लगन में एक साथ बैठे हैं। फिर उसके बाद उनकी जन्म कुंडली में रोचक महापुरुष योग बना, मंगल से रोचक महापुरुष योग बनता है, केंद्र में मंगल सुगरी बैठे हैं। उसके बाद उस जन्म कुंडली में अखंड साम्राज्य योग। अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में देखता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि अखंड साम्राज्य योग से बड़ा कोई राजयोग नहीं होता। इस दुनिया का सबसे पावरफुल योग है। अगर मोदी जी की कुंडली में है वो अखंड साम्राज्य योग भी है, चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग भी है, और उनकी कुंडली में रोचक महापुरुष योग भी है। और एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि ये उनकी कुंडली का योग है कि जब तक वो देश के पीएम रहेंगे, यानी कि देश की बागडोर उनके हाथ में, उनकी ग्रह के स्थिति के आधार पर हमारे देश के लोगों में पैसे की कमी नहीं रहेगी। इस कंट्री के ऊपर पैसा बरसता रहेगा। महालक्ष्मी योग का ये फल है। जिस बच्चे, एक घर में बच्चा पैदा होता है ना, अगर उसके चंद्र और मंगल दोनों एक साथ हों, तो ये पूरे खानदान, पूरे परिवार, क्या पूरे खानदान के बारे न्यारे कर देते। लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाहूंगा आचार्य जी, मुझे ये बताइए कि मोदी जी हाल ही के दिनों में ट्रंप के उस चक्कर में फंस गए। ट्रंप कहने लगे कि मैंने तो सीज फायर कराया दोनों देशों के बीच, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, अमेरिका की तरफ से हम परेशान हुए। हम ये मानते थे कि ट्रंप हमारे दोस्त हैं। इसके बाद बाढ़ और बारिश से हम परेशान हुए, इसके बाद प्राकृतिक आपदाओं से परेशान हुए, इतना बड़ा प्लेन हादसा हुआ। तो ये जो चीजें हैं, ये क्या मोदी जी की उस पावरफुल कुंडली से अलग हटते हुए जा रही हैं, या इसका कुछ और कारण मानते हैं? जैसे आपने बताया 2025 मंगल का साल है, इसके चलते सब हो रहा है। देखो, जैसे एक ऐसे मान लेते हैं कि ये जो आपदा आई है, इससे करीबन 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। अगर कोई और होता, और ये 1 लाख करोड़ का तो ये नुकसान हो गया, और इसके अलावा
5 लाख करोड़ का और नुकसान हो जाता, तो 5 लाख करोड़ का नुकसान कि 1 लाख करोड़ का नुकसान, इसको आप ठीक किसको बोलोगे? कि नुकसान तो होना ही था, ये तो प्राकृतिक आपदा थी, ये तो साल की मार है। तो इसमें अगर पीएम मोदी जी की वजह से अगर वो 5 लाख करोड़ का नुकसान या 15 लाख करोड़ का नुकसान अगर 1 लाख करोड़ में बदल गया, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। अब दूसरी बात मैं आता हूं कि अगर ये बागडोर और किसी के हाथ में होती, तो शायद हम डिसीजन ले ही ना पाते। जो सिंदूर जैसा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो शायद कर ही नहीं पाते। हम जिंदगी भर अपने अंतरात्मा को कोसते रहते अपने आप। अभी हम जब वीडियो हमने देखी तो हमारा खून खोल गया, लेकिन ये तो अपने आप में ही खोलता रहता। हम किसी को मारेंगे, हम आज वहां पे चले जाएं, हम किसी आतंकवादी को मार दें, कोर्ट हमें उठा के जेल में डाल देगी, क्योंकि हमें यह अधिकार नहीं है। हमारे ऊपर तो मर्डर केस चलेगा ना। तो हम सिर्फ बात कर सकते हैं, खून को खुला सकते हैं। अब जो ट्रंप जी ने जो भी बातें करी मोदी जी के लिए कि मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, तो देखा जाए कि इसमें उनका कोई भी रोल नहीं है। ये मोदी जी के अपने डिसीजन है। अगर कभी मेरे को और आपको उनके सामने ये बात करने का मौका मिला, तो मैं ये जानता हूं कि मोदी जी इस बात के बारे में बोलेंगे कि मुझे तो पता भी नहीं था कि उसने क्या बोला, क्या बोलना था, क्या उसने डिसीजन लेना था, लेकिन ये मेरा अपने निर्णय था। यहां तक कि मैं बता दूं कि मोदी जी के पास चाहे 25 सलाहकारी क्यों ना हो, पर मोदी जी जो सोचते हैं वो जरूर करते हैं। जो सोच लेते हैं, जो ठान लेते हैं, कोई सलाहकार उनको रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी वो पूछते जरूर है, लेकिन करते वो सुनते सबकी हैं, पर करते अपने मन की हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जीवन में जो किया उससे उनको सक्सेस मिली है, उससे उनको सफलता मिली है, और वो जानते हैं अपने देश को वो सफलता सक्सेस कैसे दिलाएंगे। रही बात ट्रंप जी की, तो आप पिछली बार जब ट्रंप सरकार थी, तब सही बताऊं उनकी बहुत इज्जत, बहुत वैल्यू थी, बहुत नाम था। आज यूएस के भी बहुत लोग हमें मिलते हैं, वो उल्टा उन्हीं को कोसते रहते हैं, उन्हीं के बारे में बोलते रहते हैं। तो जो वैल्यू आज पिछली सरकार में, ट्रंप सरकार में थी, आज उनकी वो वैल्यू नहीं रह गई है। वो उनको ये पता है कि अब ये चीजें हो गई हैं। अगर ट्रंप जी की बातें सही होती तो शायद ऑपरेशन सिंदूर होता ही नहीं। ट्रंप ने कभी नहीं चाहा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए, लेकिन हुआ ना। लेकिन उन्होंने एक मौका देने की कोशिश की है सिर्फ पाकिस्तान को, और अगर उनके रहते दोबारा पाकिस्तान ने ऐसी कोई गलती कर दी, ये दोबारा हादसा हुआ ऐसा कोई जो पहलगाम में हुआ, तो मैं और आप एक पॉडकास्ट फिर करेंगे और इस बात पर चर्चा करेंगे कि मैंने बोला था कि पाकिस्तान का वजूद समाप्त हो जाएगा, या पाकिस्तान 4 हिस्सों में बंट के अपना अस्तित्व खो बैठेगा। तो वो ऐसा होते बिल्कुल उसको देर नहीं लगेगी। ठीक है, आगे चलता हूं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, जैसे कि अगर इस पे, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस लोग कर लेते हैं, जाने अनजाने कर लेते हैं, तो मैंने उनकी कुंडली को भी स्टडी किया। मकर लगन कुंडली है, उनकी कुंडली में जो लगन के मालिक हैं वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, 7th हाउस में वीनस बैठे हैं। कुंडली में उनकी पावर बहुत है, समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बातों की वजह से कभी कभी व्यक्ति क्या है, जरूरत से कुछ ज्यादा बोल जाता है, और जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोल जाता है तो उसको खामियाजा भी उठाना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी कुंडली में 100% पीएम बनने के योग हैं। लेकिन उनकी जो मदर हैं सोनिया गांधी जी, उनकी जन्म कुंडली के 5th हाउस में, 5वें घर में शुक्र शनि राहु केतु अगर बैठ जाएं, तो इसको सवदोष ऋण दोष कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ये दोष माना गया है, इसको बोलते हैं सवदोष ऋण दोष। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये दोष बना है तो उसको अपनी जन्म कुंडली के 90% सुख प्राप्त नहीं हो पाते। और सोनिया गांधी जी की कुंडली में 5वें घर में राहु बैठे हैं। इंदिरा गांधी जी की कुंडली में केतु बैठे हुए थे। तो जब तक उनका जीवन रहा, उनका कोई भी बेटा पीएम नहीं बन पाया। उनका बेटा पीएम कब बना? जब उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जब तक वो अपने इस दोष का सॉल्यूशन नहीं करेंगी, या जब तक उनका संपर्क राहुल गांधी, ये सब अपने अपने ग्रह कॉम्बिनेशंस योग हैं, या तो 5वें घर का जो पीड़ित दोष है उसको खत्म करें, नहीं तो एक समय आएगा
जब शायद सोनिया गांधी जी उस पल को ना देख पाए और राहुल गांधी जी बहुत आक्रामक तरीके से अपग्रेड होंगे, लेकिन उसमें वो 10 साल लगेंगे कि 25 साल लगेंगे, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी उनके ऊपर जो आने वाली जो दशाएं हैं, मैं बता दूं कि 2023 से 30 तक इनके ऊपर मंगल की दशा है और 30 के बाद इनके ऊपर आएगी राहु की दशा। तो अभी तो इनकी जो दशा है मंगल की दशा में तो बिल्कुल भी योग नहीं है, राहु की दशा में चांसेस हैं, क्योंकि राहु इनकी कुंडली में सेकंड हाउस में कुंभ राशि में बैठे हैं। बड़बोलापन क्यों है, इनकी कई सारी बातें हास्य का रूप ले लेती हैं, वो बोलना नहीं चाहते गलत बात, लेकिन मुंह से निकल जाते हैं। वो कौन है, किसकी वजह से होता है कि सेकंड हाउस वाणी, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, सब सेकंड हाउस से देखा जाता है। तो सेकंड हाउस में कुंभ राशि उदित हो रही, कुंभ राशि के मालिक जो है वो नीच राशि में बैठे हैं, और सेकंड हाउस में राहु। राहु ऐसी बातें करवा देता है, ऐसी बातें मुंह से निकलवा देता है कि वो हास्य का पात्र, यानी कि लोगों की नजर में आज वो केवल एक बच्चे की तरह एक कॉमेडी बातों को लेकर के सिर्फ याददाश्त के रूप में है। तो जब ये दशा खत्म होएगी मंगल की, तो जाते जाते एक कॉम्बिनेशन में, कहते हैं ना, राहु जीवन में जब आता है बहुत कुछ देता है या बहुत कुछ लेता है। तो इनके ऊपर 2030 में जब राहु आएगा, तो राहु जब आएगा तो और ज्यादा तबाही हो सकती है, लेकिन मिड के बाद जब वो जाएगा तो इनको बड़ी सक्सेस देके जा सकता है। यानी कि जब इनके जीवन का लास्ट दौर चल रहा होगा उस समय इनको बड़ी पोजीशन प्राप्त हो सकती है। शादी होगी राहुल गांधी के? शादी, मैं कहता हूं उनके बच्चे भी हैं। ये कैसे कहते हैं इनकी जन्म ये कुंडली भी तुक्का है क्या? नहीं नहीं, तुक्का तो एस्ट्रोलॉजी में तुक्का तो है ही नहीं। ये हो सकता है कि मैंने बोला कि कल चेंज होगा, कल की जगह परसों हो सकता है, पर जो लिखा गया है ना चेंज होना है, ये कैलकुलेशन है। क्योंकि ज्योतिष भी श्रापित है, मां पार्वती के माध्यम से ही ज्योतिष को श्राप भी मिला है, तो उस वजह से 1-2 दिन आगे पीछे हो जाते हैं कि एग्जैक्टली कि कल 3:03 पर ये होगा, तो 3:15 पे हो सकता है, लेकिन जो बोला गया है वो होएगा जरूर। तो राहुल गांधी जी की जन्म कुंडली में अगर मैं बात करूं, 7th हाउस पार्टनर का होता है। 7th हाउस पार्टनर का होता है, पार्टनर के घर में 7th हाउस में जो कारक ग्रह माने गए हैं वो शुक्र माने गए हैं। इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि शुक्र की राशि में चंद्रमा बैठ जाए या चंद्र की राशि में शुक्र बैठ जाए और ये पोजीशन 7th हाउस में बनी है, उसकी शादी ना हुई हो। उसकी तो मल्टीपल शादियों के, मल्टीपल स्त्रियों के साथ रिलेशन के भी योग ये बना देता है। व्यक्ति अपना अगर पत्नी व्रता है, सदाचारी है, तो शायद वो इसको खत्म कर लेता है, वरना इस माया जाल से कोई बच नहीं सकता। तो मैं एक पॉडकास्ट में मैंने और ये बात बोली थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी जी की जो कुंडली है वो 7th हाउस को लेकर के इतनी बली है कि उनकी शादी भी हो रखी है, सुंदर पत्नी भी होगी उनकी, और उनके बेटी भी होगी, 2 बच्चे होंगे, और वो भी आज कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपने ज्योतिष के आधार पे कहा है? 100%, क्यों? तो कुंडली में योग बना हुआ है, योग है, योगों को जुटलाया, योगों को बदला नहीं जा सकता। तो आचार्य जी ये भी बता दीजिए कि राहुल गांधी शादी की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, इसके पीछे हो सकता है कि उनके कुछ एस्ट्रोलॉजर हों, वो जैसे कभी कभी ये बातें बोली गई हैं कि हमारे देश को जो रूल करेगा वो या तो ब्रह्मचारी होगा या वो जो है बिना पति के या बिना पत्नी के होगा, तभी वो देश को रूल कर सकता है लंबे समय। तो ये हो सोच करके हो सकता है कि उनके एस्ट्रोलॉजर ने उनको ये सुझाव दिया हो, बट ऐसा है नहीं कि अगर वो कल को अपनी शादी अनाउंस भी कर देते हैं तो उनका अगर कोई योग अच्छा बना हुआ है तो वो बनेगा ही, वो प्रबल होगा ही। तो राहुल गांधी की पत्नी जो है इंडियन है या फॉरेनर है? फॉरेनर। वीनस जो है फॉरेनर वाइफ भी देता है, और क्योंकि उनकी मदर ऑलरेडी फॉरेनर रही हैं, और इस खानदान में मैंने देखा है कि जितनी भी शादियां हुई हैं वो सब विपरीत धर्म के, ज्यादातर विपरीत धर्म से रिलेटेड भी हुई हैं। जैसे आप देखिए, इंदिरा गांधी जी ने जो शादी की वो मुस्लिम थे, उसके बाद
राजीव गांधी जी ने शादी करी, वो फॉरेनर थी, यानी कि क्रिश्चियन फैमिली से थी। उसके बाद इन्होंने भी शादी, अब क्योंकि ये हमारे देश में आज जन्मे हैं, तो इन्होंने भी शादी अपनी विपरीत धर्म यानी कि क्रिश्चियन फैमिली में ही करी होगी। उसी से रिलेटेड इनके योग बने बने हुए हैं। तो कहते हैं कि स्त्री का जो भाग्य होता है वो पुरुष के भाग्य से जुड़ जाता है। जुड़ तो जाता है, इनका जो मुझे तो भाग्य लगता है, है। इनका जो भाग्य है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? देखो, उनकी पत्नी की जन्म कुंडली देखनी पड़ेगी। तो पत्नी की कुंडली तो उनकी मैंने अभी स्टडी नहीं की है, बट मैंने राहुल गांधी की जैसे कुंडली देखी है। तो इसको मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इनकी कुंडली में अच्छे योग हैं। तो अगर वो अनाउंस करेंगे तो इसका बेनिफिट उनको मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा। बहुत बेनिफिट मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में आप क्या देखते हैं? पर मुख्यमंत्री योगी या अखिलेश यादव, क्योंकि वही है दो जिनके बीच ये सीधा मुकाबला है। और क्या अखिलेश यादव कांग्रेस से गठबंधन करेंगे इन चुनाव के अंदर, या कांग्रेस से अलग वो अपनी एक नई साख बनाने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश में? देखो, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, अखिलेश यादव जी की कुंडली जो है, अखिलेश यादव जी ने पिता के बाद, पिता के रहते उन्होंने सीएम पदवी प्राप्त कर ली थी। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनकी जन्म कुंडली में सूर्य 10th घर में बैठे हैं। 10वें घर के 4 ग्रहों को कारक माना गया है। ये बड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। 10th घर किसका है? ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, पदवी, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, फेम, अपॉर्चुनिटीज। जीवन में उनको पढ़ाई कंप्लीट करके वो आए, आते ही अपॉर्चुनिटी मिल गई पिता से, पिता के साथ अपॉर्चुनिटी मिली और वो गद्दी पे बैठ गए। लेकिन जैसे ही गद्दी पे बैठे, आपने देखा होगा कि उनके रिश्ते अपने पिता से खराब होते चले गए। वो क्यों खराब होते चले गए? क्योंकि यहां पर भी उनकी जन्म कुंडली में सूर्य और शनि का ही कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मिथुन राशि उदित हो रही है, कन्या लगन कुंडली है, चंद्रमा और शनि का विष योग, सूर्य और केतु का ग्रहण दोष, चंद्र और केतु का चंडाल योग, यानी कि चंद्रमा शनि से भी पीड़ित हैं, सूर्य से भी पीड़ित हैं, केतु सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं और चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं। अब ये पिता का घर है, तो पिता की हेल्थ इश्यूज, काफी हेल्थ इश्यूज रहे, फिर उनकी डेथ हुई मुलायम सिंह यादव जी की। और इनकी पार्टी में अगर देखोगे तो एक और थे जो उनके इक्वली पावर रखते थे, आजम खान जी। वो भी इनको कंपटीशन करते थे, वो भी इनके, यानी कि जितने भी इनसे लड़ने के लिए इनकी तरफ इनकी फैमिली में बढ़ रहे थे, तो वो एक एक करके सब हॉस्पिटल या बुरे दौर में चले गए। तो इनके ग्रह चाल में 10th घर में जो विष योग, चंडाल योग और जो ग्रहण लगा है, वो बड़ा डिजास्टर, बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन है ये। कि इनके साथ में रह करके अगर कोई भी इनको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा या इनके साथ प्रॉब्लम करने की, दिखाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए बहुत मुसीबतें खड़ी होती चली जाएंगी। वो चाहे गवर्नमेंट रिलेटेड हो, चाहे वो बाहर से हो। अब इनके ऊपर जो अभी दशा है, मैंने इनकी भी दशा देखी कि इनके ऊपर जो दशा है 2024 के मई के बाद इनके ऊपर 20 साल वीनस की दशा आरंभ हो गई है। 2024 में 24 के मई के बाद से 20 साल वीनस की, और वीनस इनकी जन्म कुंडली में इनके भाग्य के और धन के मालिक होकर के प्रॉफिट हाउस में बैठे हैं। और शुक्र का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है बुध के साथ। बुध यानी कि पैसा, शुक्र इनके भाग्येश, और इनको बहुत सारी चीजें किस्मत से मिलेंगी। अगर मैं योगी जी की, कि नहीं बनेंगे हैं, मुख्यमंत्री, मैं वही अभी उसी बात पे जा रहा हूं, इसीलिए मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि हमारे दर्शकों को समझ आए कि ऐसा क्यों होगा। ये पहली बार भी जो पीएम, जो सीएम बने, उसमें बहुत बड़ी भूमिका इनके वीनस और मरकरी की थी और सूर्य की थी। और अभी भी जो ये सीएम दोबारा से बनेंगे या पावर में आएंगे, अभी भी देखिए अपोजिशन, अगर पूरे इंडिया में, भारत में सबसे पावरफुल कोई अपोजिशन है तो सिर्फ यूपी के अंदर ही है, अखिलेश यादव जी के रूप में। और मैं बता दूं कि अगर केंद्र
योगी जी को केंद्र में ले आए या योगी जी वहां से हट जाएं, तो यूपी इनके बिना कोई चला ही नहीं सकता, इतनी स्ट्रांग कुंडली है इनकी। तो अभी सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के पास, ममता बनर्जी भी उनके लिए अब बड़ी चुनौती नहीं है। आने वाले समय को अगर हम देखें, सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए अखिलेश यादव जी हैं। ऐसा क्यों? ऐसे क्योंकि उनका समय उनके अनुरूप चल रहा है और उनकी जन्म कुंडली में वो दमखम है कि उनसे लड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। उनके आप किसी आज योगी जी को हटा के किसी और सीएम कैंडिडेट को अनाउंस कर दो, आधी सीटें भी आप उनसे उनसे कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। योगी जी का क्या भविष्य देखते हैं आप? आपकी कुंडली क्या कहती है? अब मैं योगी जी की ही बात करता हूं कि जैसे कि इनका समय तो देखिए नो डाउट बहुत अच्छा है। अब इसके बाद अगर इनको कोई टक्कर दे सकता है, या तो मोदी जी या योगी जी। मोदी जी तो सीएम बनने के लिए जाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही अपनी सबसे टॉप पोजीशन लेके बैठे हैं। योगी जी 2 बार सीएम बन चुके हैं, तीसरी बार भी वो सीएम बनेंगे और चौथी बार वो प्राइम मिनिस्टर वाले जगह पर आ जाएंगे। मैंने बताया सबसे टॉप लगन चार्ट होता है वृषभ लगन, फिर वृश्चिक लगन, फिर सिंह लगन, फिर कुंभ लगन, फिर सिंह लगन। तो इनका सिंह लगन चार्ट है और इनकी कुंडली में दुनिया का सबसे प्यारा कॉम्बिनेशन सूर्य और बुध जो राजा बनाता है, इक्वल टू राजा। वो भी आप कभी देखना पैसे के लिए नहीं जीते, वो मान सम्मान के लिए जीते हैं। वो भी आज देश को अपनी मां समझते हैं, देश को अपना गौरव मानते हैं और उसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, फिर उनकी कुंडली को स्टडी किया, तब मुझे समझ आया कि ये ऐसे क्यों हैं। और जब तक वो हैं, अगर गुंडे बन के मिलोगे तो वो दुनिया के सबसे पावरफुल गुंडे हैं, शरीफ आदमी बन के मिलोगे तो दुनिया के सबसे शरीफ इंसान वो है। जैसे आप वैसे वो। तो इनकी जन्म कुंडली में बुध आदित्य योग 10th घर में बना हुआ है और साथ में शनि भी बैठे हैं। शनि और बुध इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनाते, यानी कि एक समय ऐसा भी आएगा, ये जो अगले जो 5 साल का जो कार्यकाल होगा, कि उसमें सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियां यूपी के अंदर लगने वाली हैं। जैसे आज देश को, हमारे पूरे देश भारत को मोदी जी ने पूरी दुनिया में सम्मान दिलाया है, ऐसे ही वो समय दूर नहीं कि अगले 5 सालों में यूपी को पूरे भारत के अंदर वो सम्मान दिलाने वाले पहले सीएम कैंडिडेट होंगे। और उनकी कुंडली में मंगल शुक्र प्रॉफिट हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस के जो मालिक हैं शनि सूर्य के साथ पीड़ित हैं। ऐसे व्यक्ति को भी अपने पिता का सुख नहीं मिलता, ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख भी नहीं मिलता, तो उन्होंने ब्रह्मचार्य अपना लिया। ऐसा व्यक्ति अगर अकेला होता है तो मेडिटेशन, चैंटिंग, यानी कि वो अपने घर बार परिवार सबको छोड़ करके वो एक अलग जोन में चले जाते हैं, अलग जीवन जीते हैं। तो वही उन्होंने रास्ता अपना लिया। पीएम बनेंगे योगी जी? मोदी जी के बाद अगर पीएम बनने की पावर किसी की कुंडली में मैं देखता हूं तो योगी जी की कुंडली में है, क्योंकि छठे घर से देखा जाता है शत्रु, रोग, ऋण, शत्रु, बीमारियां, परेशानियां, कानूनी कार्रवाई, संग्राम, शत्रुता, लड़ाई झगड़े, राजनीता, जितने भी हैं, चुनाव लड़ते हैं, जो जीतते हैं और जो हारते हैं, उसमें उनका 6th हाउस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और योगी जी की जन्म कुंडली के छठे हाउस में, योगी जी के कुंडली के छठे हाउस में राहु बैठे हुए हैं और छठे हाउस के मालिक शनि है। शनि 10th घर में बैठे हैं। तो एक कॉम्बिनेशन ही ऐसा है कि जब भी वो चुनाव लड़े हैं उनको कोई हरा नहीं सकता। जिस गद्दी के लिए भी वो फाइट करेंगे, चाहे वो सीएम कैंडिडेट हो, चाहे वो पीएम कैंडिडेट हो, तो मैं कहता हूं कि अगर इनसे कोई किस हो सकता है पीएम जी से के बाद, तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में मैं वो दमखम देखता हूं, जो कि बहुत ही अद्भुत है। हर ग्रह की पोजीशन बहुत ही, इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी होगी इनके माता पिता ने कि हम इस समय पे अपने बच्चे को पैदा करें कि ये स्थिति बने। ये अपना प्रारब्ध लिखवा करके आए हैं। इनका भारत के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो भारत में, हमारे यूपी में उनका जन्म हुआ। और उनका केतु भी 12वें घर में बैठा है। शनि और केतु का 12वें घर में होना मोक्ष कारक भी होते, यानी कि इस जन्म से मुक्ति मिलने के योग भी उनकी कुंडली में
101% बने हुए हैं। तभी मैं आपको एक और बात बता दूं, कितनी बार लोगों ने वीडियो में उनकी सिस्टर, उनकी मदर की या फैमिली के लोगों की वीडियो दिखाई कि वो इतने बड़े सीएम हैं, वो अपने पराये में अभी फंसना नहीं चाहते। ये मेरा, ये तेरा, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो अभी इस माया जाल में फंसना नहीं चाहते। वो सबके हैं। वो कहते हैं सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। सब मेरे भाई बहन है, सब मेरी माँ है, सब मेरे पिता हैं, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे मित्र हैं। और जो देश का दुश्मन है वो सब मेरे दुश्मन है। जो यूपी का दुश्मन है वो सब मेरे दुश्मन है। जो यूपी को नुकसान पहुंचा रहा है, जो लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा है, वो सब मेरे दुश्मन है। उनका मैं विनाश करके मानूंगा। उनकी सोच, उनकी पद्धति यही है, क्योंकि हिंसा, उनका भी सिंह लगन है, पावरफुल लगन चार्ट है। अगर सूर्य की हम बात करें, सूर्य के घर में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता, पर सूर्य मंगल की मेष राशि में उच्च का होता है। ऐसे ही वृश्चिक राशि में कोई ग्रह उच्च का नहीं होता। नीच के तो चंद्रमा को माना गया है, लेकिन कोई ग्रह उच्च का नहीं होता। तो नरेंद्र मोदी जी की जो लगन चार्ट कुंडली है, उसमें भी कोई उच्च का है ही नहीं, और इनके लगन चार्ट में भी कोई ग्रह उच्च का नहीं है। तो इनके ऊपर तो प्रभावी कोई हो ही नहीं सकता। ये वो हठी लोग हैं कि जिनको आप ईगो में आकर के आप झुका नहीं सकते, बातों में झुका नहीं सकते। ठीक है। अब ज्योतिषियों के बारे में मेरी एक कंपनी ने उपाय बड़े बताते हैं कि यहाँ पर इतना आटा चढ़ाओ, यहाँ पर इतना दान कराओ, यहाँ पर इतने किलो का जो है ये बना के लगा दो। ये उपाय क्या? और एक उपाय बताया जाता है, शनिवार के दिन शनि महाराज के यहाँ चले जाओ, मंदिरों में लंबी लाइन लगा दो, आपके सुख दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो उपायों पर आपका क्या मानना है, मुझे बताइए। अच्छा ये बताओ, आप अपना पूरा नाम क्या लिखते हो? दीपक चौरसिया। दीपक चौरसिया जी, सबसे पहले तो प्रणाम है आपको कि आपने क्वेश्चन किया। इस क्वेश्चन से मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि ये भ्रांति मैं दुनिया के हर मनुष्य के जीवन से समाप्त करना चाहता हूं। ज्योतिष की कैलकुलेशन हर ग्रंथ शास्त्र में आपको मिल जाएगी, पर दोस्तों उपाय ना किसी ग्रंथ ने बताए हैं, ना किसी ग्रंथ ने दिए हैं। ये मनुष्य की अपनी उपज है कि आप जब बार बार, किसी ने बोला आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो 7.5 चल रही है, इस पीरियड में आपको थोड़ा संभल के रहना है। एक्सीडेंट हो सकता है, तबीयत खराब हो सकती है, बिजनेस डाउन जा सकता है। अरे पंडित जी इसका कोई उपाय कि भगवान शनि की मंत्र चैंटिंग कर लो। नहीं पंडित जी, मंत्र चैंटिंग तो नहीं हो सकती, कोई उपाय। उपाय, अब पंडित जी को यह समझ आ गया कि ये वैसे तो फीस दी नहीं इसने मुझे, उपायों के माया जाल में फंस जाएगा। यहीं पर ज्योतिष के ऊपर उंगलियां उठती हैं कि जो उपायों की चर्चा, उपाय मैं भी बताता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिखता हूं, मैं नहीं बताता हूं, बट क्योंकि आपने सवाल किया है, तो इस माध्यम से मैं लोगों को समझाना चाहता हूं कि उपायों के बारे में हमें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे कर्म ट्रैक ठीक होंगे। जो आज का ये पॉडकास्ट है ना, ये सबसे दुर्लभ पॉडकास्ट है, क्योंकि मैं ऐसा ज्ञान आप लोगों को देने वाला हूं कि आपको जीवन में किसी उपाय को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सूरज का सबसे अच्छा उपाय आपकी नजर में आप मुझे बताओ। सूरज को जल चढ़ाना। आपने ये पंडितों से सुना होगा ना। मतलब मैं तो एक सामान्य उपाय आपको बता रहा हूं। इसमें भी जल लग रहा है, सूरज भगवान तक वो पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है बात अलग है, रिस्पेक्ट तो पहुंच रही है, बट इसमें जल तो लग रहा है। अगर 1 लीटर जल खरीद के चढ़ाओ तो 20 रुपए लग रहे हैं। अगर घर में पानी नहीं है और पानी बढ़िया जल आप भगवान शिव को, सूर्य भगवान को अर्पित करना चाहते हो, तो 20 रुपए की बोतल लग रही है। उससे भी कहीं अच्छा उपाय है, अगर आपके घर में पिता है, सूर्य किसको रिप्रेजेंट करता है? फादर को। अगर आपके पिता हैं तो सुबह उठ करके उनको पांव छुओ, उनकी सेवा करो, उनकी टेक केयर करो। आपको अपने जीवन में कभी सूर्य का उपाय करना नहीं पड़ेगा। और उससे भी बढ़िया उपाय है, हमारी बॉडी के अंदर हमारी आत्मा के रूप में सूर्य है। हम अपनी आत्मा में किसी के भी प्रति वैमनस भाव उत्पन्न ना होने दें, किसी के भी प्रति हमारे हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न ना हो, किसी के भी प्रति हमारे हृदय में विकार उत्पन्न ना हो, द्वेष भावना उत्पन्न ना हो, तो मैं कहता हूं मेरा सूर्य कभी खराब नहीं हो सकता। चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। हमारे घर में माता है, चंद्रमा के लिए 100 उपाय करने की नीड नहीं है। मां की सेवा करो, मां के रोज शाम को 10 मिनट पिताजी के, 10 मिनट अपनी माताजी के पांव दबाओ। आपका सूर्य भी ठीक, आपका चंद्रमा भी ठीक, और आपकी मन स्थिति
मन को रावण मत बनने दो। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। मन में विकार आता है ना, मन में विचार आते हैं कि यार इसका कितना सुंदर घर है, इसकी कितनी सुंदर गाड़ी है, इसकी कितनी सुंदर बीवी है, ये लड़की कितनी सुंदर है, ये कपड़े कितने सुंदर हैं, ये चीजें। तो मन में उनको पाने की लालसा आ रही है, लालच। रावण ने क्या किया, अपनी पत्नी मंदोदरी के होते हुए उसने पराई स्त्री सीता माता के ऊपर नजर डाली। लेकिन रावण तो ब्रह्मांड का ज्ञान रखने वाले थे। पुलस्त ऋषि के पुत्र विशर्वा के पुत्र थे। पुलस्त ऋषि के पोते और विशर्वा ऋषि के पुत्र थे। अगस्त ऋषि के भतीजे थे। तो रावण जितना विद्वान महाज्ञानी, जो कि विष्णु भगवान के द्वारपाल जय और विजयों में से एक जय थे, तो रावण इतना विद्वान था, वो राक्षस जाति को मोक्ष दिलाने के लिए उसने सीता माता का हरण किया। लेकिन फिर भी ये मन के विचार है। मन रूपी रावण, मन में विचार आता है, दूसरों की चीजों को देख करके लालच उत्पन्न होता है और उसको पाते हैं। आज हम बहुत सारे लोग सड़कों पे देखते हैं, लड़कियों को देखते हैं, या आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ लड़कियों के रेप किए हैं, तो उन्होंने पहले आंखों से देख के लालच उत्पन्न हुआ ना उसको पाने की, तो ये मन कब रावण बन जाता है, कब राक्षस बन जाता है, देर नहीं लगती। तो मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण कर लेता है। तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से इस मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को मुक्ति दिलाने का काम करता है। यही रामायण का सार है। इसको जिसने समझ लिया ना, उसको किसी और उपाय तक पहुंचने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो ग्रह सबसे बली है, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य यानी कि आत्मा, चंद्रमा यानी कि मन। जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे, सबने सबसे पहले चंद्रमा पर विजय पाई। अत्रि ऋषि के पुत्र का नाम है चंद्रदेव, अनुसुईया माता के पुत्र का नाम है चंद्रदेव, 27 पत्नियों के स्वामी हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव प्रजापति दक्ष के दामाद भी हैं, जमाता भी हैं। तो सबसे पहले मन पर कंट्रोल, मन पर विजय जिसने भी पा लिया, उसको किसी उपाय तक पहुंचने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई पाप आपसे होगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही है। और जी कंक्लूड करिए। ये दो ग्रहों के बाद आते हैं मंगल। हमारी जो भुजाएं हैं, इसमें मंगल वास करते हैं। अगर हम अपनी ताकत का प्रयोग किसी की रक्षा के लिए करें, किसी को बचाने के लिए करें, किसी स्त्री को हम बचा लें, हमने किसी भी व्यक्ति को की रक्षा की, तो हमने मंगल के साथ न्याय कर लिया। आपका मंगल कभी खराब नहीं हो सकता। हमारी शरीर में जो वाणी है, ये मरकरी है। अगर हम अच्छा बोलते हैं, लोगों के बारे में हमने अच्छा बोल दिया, लोगों की अपने मुख से तारीफ कर दी, सही को सही बोल दिया, तो मैं कहता हूं किसी के भी प्रति गलत भाषा का प्रयोग ना करो, किसी के लिए कटु भाषा ना बोलो, किसी को गालियां ना दो, किसी के लिए गलत शब्द मुंह से ना निकालो, आपका मरकरी ठीक हो जाएगा। आपके शरीर में, मस्तिष्क में जो ज्ञान है, वो जुपिटर है, बृहस्पति देवता। इस ज्ञान को बांटने का काम करो। किसी जरूरतमंद को ट्यूशन देना शुरू कर दो। आपके पास जो ज्ञान है, जो भी आपको ज्ञान ईश्वर से मिला है, आपके शरीर में जो भी ज्ञान विद्यमान है, इसको बांटो। जितना बांटोगे आपका बृहस्पति अच्छा होएगा। बृहस्पति के किसी भी उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी जो सुंदरता है, आपका जो अट्रैक्शन है, आप अच्छे कपड़े इसलिए पहन रहे हो कि किसी को चिढ़ाना है, आप सुंदर इसलिए बन रहे हो कि किसी को चिड़न मचानी है, किसी को जलाना है आपको, तो आपका वीनस खराब हो जाएगा। अपना सौम्य स्वभाव रूप में रहो, इसलिए अच्छे कपड़े, अच्छी लाइफ को जियो, ताकि आपको देख के आपको अच्छा लगे, दूसरे आपको देख के आपकी तारीफ करें। आपका शुक्र कभी खराब नहीं हो सकता। घर में पत्नी शुक्र है, अपनी पत्नी की इज्जत करो, पत्नी का मान सम्मान करो, पत्नी की केयर करो, पत्नी को जी भर के उसकी सपोर्ट में रहो, तो आपको कभी पैसे की कमी, क्योंकि पत्नी जब घर में आती है तो भाग्य को लेके आती है। जन्म कुंडली के 12 भाव में 7वां भाव एक ऐसा भाव होता है जो शादी के बाद एक्टिवेट होता है। इसको डे टू डे इनकम और व्यापार का भाव भी माना गया, पर यह पार्टनरशिप का भाव है। तो ये जैसे ही शादी होती है किसी की भी, यह एक्टिवेट हो जाता है। बुध अगर हमारे शरीर में वाणी है, तो हमारे घर में बहन, बेटी, बुआ, ये सब बुध है।
बेटी का ध्यान रखना चाहते हो तो बहन का ध्यान रखना शुरू कर दो, बहन के लिए खुशियां चाहते हो तो बुआ का ध्यान रखना शुरू कर दो। आपके घर में कभी किसी बेटी को, कभी किसी बहन को, कभी किसी बुआ को प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुआ की केयर चाहते हो तो बाहर की स्त्रियों का आदर सत्कार करना शुरू कर दो, तो आपका बुध कभी खराब नहीं होगा। ऐसे ही अगर अपने, अब जैसे हमारे शरीर में ज्ञान बृहस्पति है, ऐसे ही हमारे अध्यापक, उनकी इज्जत, उनका मान सम्मान, टेक केयर ठीक से करो, आपका कभी बृहस्पति खराब नहीं होगा। शुक्र हमारे शरीर की सुंदरता, और घर में पत्नी, हमारा जो पार्टनर है वो वीनस है। उसके बाद बात करते हैं शनि की। हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं ये सब शनि है। हमारे घर में नौकर चाकर या हमारी सोसाइटी में काम करने वाले कर्मचारी, सफाई कर्मी, जो गार्ड, ये सब शनि है। इनके साथ विनम्रता से पेश आओ। इनको कभी कभी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करते रहो, जरूरत, उनकी प्रॉब्लम पूछते रहो, उनकी प्रॉब्लम में उनके साथ खड़े हो जाओ। पैसे नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं साथ, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। मैं कहता हूं आपका कभी भी शनि खराब नहीं हो सकता। और आपने अगर किसी भी मरीज को कुछ भी किसी भी रूप में हेल्प कर दी तो आपका कभी केतु आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। आपने कभी किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि जब हम मुंह से गाली गलौज करते हैं, किसी के लिए गलत बातें बोलते हैं, किसी की चुगली करते हैं, किसी की बुराइयां करते हैं, तो हमारा राहु एक्टिवेट होता है। फिर वो समय आने पर हमारा विनाश करता है। जैसे हम किसी की बुराई कर रहे हैं, फिर दुनिया हमारी भी बुराइयां करने लगेगी। तो हम खुद ही राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो देखा जाए, हम अपनी बॉडी से, अपने घर के पारिवारिक सदस्यों से अपने इन ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात बताइए। आपको सुन लिया तो लोग समझ जाएंगे कि अपने ग्रहों को कैसे ठीक करना है। खुद अपने द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है अगर आप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखिए कि ज्योतिष एक विज्ञान है, लेकिन ज्योतिष के बाद जो उपाय बताए जाते हैं वो उपाय कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, इसके बारे में आचार्य जी आपको बता चुके हैं। तो हमारे इस खास पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर इसी तरह के नए और दिलचस्प लोगों से मैं आपको मिलाता रहूंगा। आज करिए ना, इतनी बड़ी भविष्यवाणी किसके बारे में? राहुल गांधी के बारे में। वो क्या है, पूरा पॉडकास्ट सुनिएगा।